नमस्कार दोस्तों। 14 मई से 20 मई 2023 तक विश्व रेटिनोब्लास्टोमा जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। रेटिनोब्लास्टोमा बाल्यकाल का नेत्र कैंसर जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। आज मैं इसके रेटिनोब्लास्टोमा के कारण, संकेत व लक्षण, निदान और इलाज के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों की आंखों के अंदर होने वाला सर्वाधिक आम कैंसर है। ये आंख की दृष्टि पटल यानी रेटिना की प्रकाश संवेदी कोशिकाओं, जिसे हम फोटोरिसेप्टर कहते हैं, उससे उत्पन्न होता है। यह अधिकांशतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पाया जाता है। रोग के पहचान की औसत उम्र 18 माह है। एक आंख के ट्यूमर, जिसे हम यूनिलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, उसकी पहचान 2 वर्ष की उम्र में तथा दोनों आंखों के ट्यूमर बाइलेटरल रेटिनोब्लास्टोमा की पहचान 1 वर्ष से पहले हो जाता है। सही समय पर इलाज न करने पर रेटिनोब्लास्टोमा जानलेवा हो जाता है। बच्चों में होने वाले सभी कैंसर का 3% रेटिनोब्लास्टोमा होता है। प्रत्येक 18,000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में से एक बच्चे में रेटिनोब्लास्टोमा की संभावना होती है। 25 से 35% रोगियों में ट्यूमर दोनों आंखों को प्रभावित करता है। आज दुनिया भर में प्रतिवर्ष लगभग 7,000 नए रेटिनोब्लास्टोमा के रोगी बढ़ रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक हमारे भारतवर्ष में है। भारत में हर साल 1,500 2,000 से अधिक बच्चे इस बीमारी से प्रभावित होते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हुई है। देर से निदान के साथ साथ बीमारी के बारे में गलत धारणाएं भारत में अधिक मामलों के सामने आने का सबसे बड़ा कारण है, जो जीवित रहने की संभावना को भी कम करता है। अन्यथा ये रेटिनोब्लास्टोमा पूरी तरह से इलाज योग्य कैंसर है। अगर इसका इलाज समय से पहले पता चल जाए और सही समय से इलाज शुरू कर दिया जाए तो। क्यों होता है रेटिनोब्लास्टोमा? रेटिनोब्लास्टोमा एक आनुवंशिक यानी जेनेटिक नेत्र विकार है, जिसमें दृष्टिपटल रेटिना की कोशिका विभाजन के नियंत्रण हेतु जिम्मेदार गुणसूत्र क्रोमोसोम नंबर 13 में कुछ ताजा विकृति, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, वो हो जाता है। म्यूटेशन के कारण गुणसूत्र का एक भाग अनुपस्थित हो जाता है या कार्य करना बंद कर देता है। उपर्युक्त विकृति 1/4 मामले में अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। गुणसूत्र 13 की विकृति के फलस्वरूप पर्दे की तंत्रिकी कोशिकाओं का विभाजन अनावश्यक अनियंत्रित रूप से होने लगता है, जिससे रेटिना में ट्यूमर बनने लगता है। उपर्युक्त गुणसूत्र की विकृति के बहुत सारे कारण हैं। प्रमुख है विकिरण यानी रेडिएशन, पॉल्यूशन। लगभग 40% मामलों में ये कैंसर आनुवंशिक होता है। आनुवंशिक कैंसर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चे में होता है, जो 1 वर्ष से या उससे कम उम्र के होते हैं, या दोनों आंखों का रेटिनोब्लास्टोमा जिनमें हो, उनमें आनुवंशिक नेत्र कैंसर की संभावना है। 10 से 20% बच्चों में रेटिनोब्लास्टोमा पारिवारिक होता है। ये कैंसर हर जात के बच्चों में हो सकता है। अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण वंचित समुदाय के बच्चों में इसके परिणाम ज्यादा गंभीर होते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा की पहचान के लक्षण क्या है, ये जानना जरूरी है। रेटिनोब्लास्टोमा के अनेक लक्षण हैं, जो रोग की अवस्था पर निर्भर करता है। लगभग 56% बच्चों में आंखों के काली पुतली के पीछे एक सफेद या पीली चमक दिखाई देती है, जिसे हम ल्यूकोकोरिया या कैट्स आई रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ये लक्षण कुछ और नेत्र विकार में भी पाया जाता है, जैसे जन्मजात मोतियाबिंद में। लगभग 20% रोगियों में आंखों का तिरछापन या भेंगापन भी रेटिनोब्लास्टोमा का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। रेटिनोब्लास्टोमा के अन्य लक्षणों में दर्द युक्त लाल आंख, नजर की कमी, रोशनी की कमी या पूर्ण रूप से दृष्टिहीनता, आंख का बाहर की तरफ निकल जाना, जिसे हम प्रोप्टोसिस कहते हैं। लगभग 3% बच्चों में कोई लक्षण नहीं होता। रोग का पता नियमित जांच के दौरान चलता है। प्रारंभ में कुछ माह या वर्ष तक ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ता है, परंतु समय के साथ इसका आकार व फैलाव बढ़ता जाता है। कैंसर दृष्टि तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क में फैल सकता है। बहुत बढ़े हुए अवस्था में कैंसर रक्त
संचार के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में, शरीर की हड्डियों में भी फैल जाता है और ये रोग की जानलेवा अवस्था होती है। अब प्रश्न उठता है कि रेटिनोब्लास्टोमा का निदान क्या है। प्रारंभिक अवस्था में रोग की पहचान हेतु रेटिना की गहन जांच की जाती है। रेटिना की जांच से ट्यूमर का सही आकार, फैलाव का पता चल जाता है। यदि ट्यूमर बड़ा हो तथा रेटिना को देख पाना संभव नहीं हो तो आंख का अल्ट्रासाउंड जांच मददगार होता है। रोग के बढ़े हुए अवस्था में मस्तिष्क व अस्थि गुहा यानी ऑर्बिट का सीटी स्कैन या एमआरआई कराया जाता है, जिससे ट्यूमर के आंख के बाहर फैलने की पुष्टि हो जाती है। यदि ट्यूमर शरीर के अन्य भाग में फैल जाए तो हमें सीने का एक्सरे चेस्ट कराना पड़ता है, पेट का अल्ट्रासाउंड या रीढ़ से पानी निकालकर भी जांच किया जा सकता है। रेटिनोब्लास्टोमा का इलाज क्या है? यदि समय से उचित इलाज किया जाए तो रेटिनोब्लास्टोमा पूर्ण रूप से ठीक होने योग्य कैंसर है। इलाज का तरीका एवं कामयाबी मुख्यतः रोग की अवस्था पर निर्भर करता है। उपचार का मुख्य उद्देश्य तो बच्चे का जीवन, बच्चे की आंख और नेत्र ज्योति को सुरक्षित रखना है। इस इलाज की मुख्यतः 3 विधियां हैं। केंद्रित इलाज, जिसे हम फोकल ट्रीटमेंट कहते हैं, जैसे थर्मोथेरेपी, क्रायोथेरेपी या लेजर फोटोकोगुलेशन। ये विधि छोटे आकार के ट्यूमर के उपचार के हेतु प्रयुक्त होता है। दूसरा होता है स्थानीय इलाज यानी लोकल ट्रीटमेंट, जैसे रेडिएशन थेरेपी या इन्यूक्लिएशन। और सिस्टमिक ट्रीटमेंट है जैसे कीमोथेरेपी। ये हमेशा एडवांस स्टेज के कैंसर को के लिए रखा जाता है। थर्मोथेरेपी विधि से लेजर की किरणों द्वारा ट्यूमर की ऊपरी सतह पर गर्मी के प्रभाव से कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है। क्रायोथेरेपी विधि में प्रोब के माध्यम से ट्यूमर को बर्फ द्वारा फ्रीज कर देते हैं, जिससे ट्यूमर का विकास न हो। रेडिएशन थेरेपी में ऊर्जा की कुछ अदृश्य किरणें कैंसर की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं और डीएनए को नष्ट कर दिया जाता है। ये 2 प्रकार से दिया जाता है। प्रथम तो रेडियो सक्रिय प्लाक, जो एक छोटे प्रकार का होता है और ये छोटे ट्यूमर के लिए प्रयोग करते हैं, तथा रेडिएशन थेरेपी ये बड़े एवं अधिक विकसित ट्यूमर के इलाज के लिए यूज किया जाता है। बड़े ट्यूमर के लिए शल्य क्रिया द्वारा ट्यूमर सहित आंख को भी निकाल देते हैं, जिसे हम इन्यूक्लिएशन कहते हैं। कीमोथेरेपी में दवाओं को नस या धमनी के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है। यही कीमोथेरेपी का सबसे हल्का और बच्चे इसे अच्छी तरह से सहन भी कर लेते हैं। उपचार के तौर तरीकों में बहुत सारे एडवांसमेंट भी हुए हैं हाल में। ट्यूमर की आपूर्ति के लिए कीमोथेरेपी को डायरेक्ट धमनी में ही प्रवेश करा देते हैं, कोरोनरी आर्टरी में इंजेक्ट करते हैं और ये इंजेक्शन आंख के विट्रियस फ्लूइड में भी लगाया जा सकता है, जिसे हम इंट्राविट्रियल कीमोथेरेपी कहते हैं। आनुवंशिक जांच यानी जेनेटिक काउंसलिंग रेटिनोब्लास्टोमा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखा गया है कि रेटिनोब्लास्टोमा के लगभग 10% मामलों में पारिवारिक हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है। जिस परिवार में रेटिनोब्लास्टोमा होता है उस परिवार के 40% भाई बहनों में कैंसर का खतरा रहता है। अतः प्रभावित बच्चे के माँ बाप, भाई बहनों के भी आंख की जांच अवश्य करनी चाहिए। रेटिनोब्लास्टोमा के जीन की पहचान हो चुकी है। रक्त के कण में विशेष आनुवंशिक जांच द्वारा जन्म से पहले रेटिनोब्लास्टोमा की पहचान की जा सकती है और समय से जीन इंजीनियरिंग के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इस म्यूटेशन को, जो जीन में विकृति होती है, उसकी मरम्मत करके भी बीमारी से बचा जा सकता है। सावधानियों के लिए रेटिनोब्लास्टोमा को रोकना संभव तो नहीं है, लेकिन अगर समय से पहले बीमारी को पकड़ लिया जाए जांच में और लक्षण के आधार पर और उचित इलाज किया जाए तो बच्चे को बचाया जा सकता है। रेटिनोब्लास्टोमा का रोकना संभव नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के परिवार में इस बीमारी का इतिहास रहा है उन्हें जन्म से ही आंखों की नियमित जांच करवानी चाहिए। इस तरह बीमारी का जल्दी पता लगाया जा सकता है और बच्चे के बचने की संभावना बढ़ जाती है। रेटिनोब्लास्टोमा के इलाज के लिए माता पिता, दादा दादी द्वारा उसका जल्द लक्षण को पहचान कर पता करना महत्वपूर्ण है। बाल रोग विशेषज्ञों, चिकित्सकों
या सामान्य नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा गलत निदान और देरी से भी पहचान करने से बचना चाहिए। मरीजों को रेटिनोब्लास्टोमा विशेषज्ञों द्वारा उपचार केंद्रों में रिफर करना चाहिए और उसको सही समय पे इलाज प्रारंभ करनी चाहिए। आवश्यक सुझाव के रूप में मैं बस यही कहूँगा कि समय से नेत्र कैंसर विशेषज्ञ से आंख की गहन जांच करानी चाहिए। बच्चे के माता पिता, सगे भाई बहन की भी आंखों की जांच छानबीन होनी चाहिए। उपचार के बाद दोबारा नियमित फॉलोअप जांच महत्वपूर्ण है। इलाज के उपरांत बच्चा सामान्य जीवन यापन कर सकता है।